हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। अब आज आरपीएससी ने आपके लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। कौन सी परीक्षा कौन सी तिथि को आयोजित होगी, ये इंतजार भी अब समाप्त हो गया है। तो सम्यक हिंदी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं डॉक्टर केसी बबेरवाल, जो तिथियां घोषित हुई हैं उनमें अब आप इस मुहिम में जुड़ जाइए। इसके लिए आपसे आज विशेष चर्चा करने वाला हूं। तो हम शुरुआत करते हैं। जमीन पर पांव थे कियाम, आसमान में था, मेरी तरह वह शख्स भी इम्तिहान में था। ये रोशनी थी कि उसका चेहरा मेरे ध्यान में था, सितारा सा एक चिराग मेरे मकान में था। तो अब आपके मकान में भी एक चिराग जो आरपीएससी ने अब जलाने की कोशिश की है, जो तिथि आपने घोषित की है, उसके आधार पे आपको कौन सी तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, बिना किसी समय को व्यतीत किए हम अपने लक्ष्य के ऊपर आते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आरपीएससी का कैलेंडर वैसे तो आप सबके पास व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर आ चुका है। और क्योंकि कल सेकंड ग्रेड की परीक्षा भी हिंदी के विद्यार्थियों की आयोजित होने वाली है, तो मैं सम्यक हिंदी की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाइयां देता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, अच्छा स्कोर करें, आपको सफलता मिले। उसके बाद की जो रणनीति है, देखिए वो किस प्रकार से रहेगी। तो यहां सम्यक रूप से आरपीएससी ने जारी किया है, लगभग 17 परीक्षाएं आयोजित होने वाली है। उसमें हिंदी के विद्यार्थी के दृष्टिकोण से हमारे लिए 3 वैकेंसी है। एक सब इंस्पेक्टर को और मिला दें तो 4 वैकेंसी हमारे सामने है। तो सबसे पहले देखिए आती है लेक्चरर एंड कोच स्कूल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम 2024। इसमें सेकेंडरी एजुकेशन इसका डिपार्टमेंट है, आप सबको पता है। और ये आयोजित होने वाली है 23/6/2025 से 6/7/2025 तक। अर्थात आपके पास जो समय है वो देखिए दोस्तों, ठीक 6 महीने का है। यहां 23 जून आपको दिखाई दे रहा है और 6 जुलाई तक ये परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, 23 जून से 6 जुलाई। तो यहां अब 6 महीने की रणनीति फर्स्ट ग्रेड के लिए क्या होनी चाहिए, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको तिथियां बता देता हूं, कौन कौन सी तिथियां हमारे काम की। तो सबसे पहले आयोजन किसका होगा? फर्स्ट ग्रेड का। और फर्स्ट ग्रेड में आपके पास केवल 6 महीने का समय है। दूसरा एग्जाम आप देख रहे हैं मित्रों, सीनियर टीचर कंपटीशन एग्जाम 2024। ये सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया। यहां आप समय देख रहे हैं 7 सितंबर से 12 सितंबर तक। अर्थात 7 से 12, यानी ये जो 6 दिवस का जो प्रोग्राम है, ये आपका सीनियर टीचर का रहेगा, सेकंड ग्रेड की परीक्षा है। अब दोनों में अंतराल क्या है, देखिए कि यहां जो 6 का महीना है वो यहां 9 के महीने में बदल गया। तो कुल जमा बात यह है कि लगभग 3 महीने आपको सेकंड ग्रेड के लिए और मिल जाएंगे। दूसरा अपना एग्जाम ये हो गया। तीसरा यहां आप देख रहे हैं कि जिन विद्यार्थियों ने सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम कंपटीशन एग्जाम 2024 भी भर रखा है, ये भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, ये होने वाली है 9/11/2025 को। तो ये 11 के महीने में है, तो 9 से 11 आपको 2 महीने फिर मिल गए। तो सब इंस्पेक्टर का भी हम पूरी रणनीति के साथ अध्ययन करेंगे। अब सबसे लास्ट में आती है सबसे बड़ी जो भर्ती आरपीएससी की, हायर एजुकेशन की, 17वें नंबर पे है असिस्टेंट प्रोफेसर। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी अभी विज्ञापन आया है, आप सबको पता है। परीक्षा में पूरा 1 साल दिया आरपीएससी ने। ये एक तरह से मुकम्मल समय कह सकते हैं इसको। इस मुकम्मल समय में आप आराम से 1 साल में अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। 1 साल में देखिए आपके पास चरण भी कितने हो गए, कि यहां आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की कर रहे हैं, और फिर अंत में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है। ये जरूर है कि जो विद्यार्थी जिस परीक्षा के लिए एलिजिबल है वही परीक्षा दे पाएगा। जिसने बीएड और एमए कर रखा है वो फर्स्ट ग्रेड देगा, बीए बीएड है वो सेकंड ग्रेड देगा, बीए है वो सब इंस्पेक्टर दे सकता है, और स्नातकोत्तर के बाद में सेट नेट जेआरएफ जिसने किया है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे सकता है। तो योग्यता आप सबको अपनी अपनी योग्यता का पता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें ये जो 4 तिथियां हैं
इनमें आप कहां कहां अपने आप को योग्य पाते हैं, उसकी एक विशेष रणनीति रहेगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूरे 1 साल का समय है। और इससे पहले अब देखिए, सब इंस्पेक्टर की भर्ती का भी जैसे आज के अखबार में भी आपने पढ़ा होगा कि जो कमेटी बनी थी उसने उसको रद्द करने की सिफारिश माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजी है, तो वो निश्चित रूप से रद्द ही होनी है। तो वो रद्द होने के पश्चात उसका नोटिफिकेशन भी दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट उसका होने वाला है, तो उसका भी आपको इंतजार है। तो वो भर्ती इसमें और ऐड होगी, लेकिन फैसले के बाद होगी, तो वो और ऐड हो जाएगी। अब हिंदी के विद्यार्थियों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि ये एक स्वर्णिम वर्ष है, जिसको गोल्डन ईयर आप कह सकते हो। आपके लिए सारी भर्तियां हैं। अब की 2 फरवरी को अभी रीट की परीक्षा होने वाली है, फिर फर्स्ट ग्रेड हो जाएगी, सेकंड ग्रेड हो जाएगी, सब इंस्पेक्टर हो जाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगी। तो भर्तियों का तो देखिए पिटारा है। संख्या मैंने पहले भी कहा था, कोई मायने नहीं रखती। आप में हौसला होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, और आप में एक जिद होगी कि मुझे एक पोस्ट कौन सी भर्ती की लेनी है, वो आप पर निर्भर करता है। तो अब देखिए कि बाकी भर्तियों में समय है, और ये एक आधारशिला बनेगी यहां से आपकी, कि जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड में तैयारी करेगा वो निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड में पारंगत होगा। सब इंस्पेक्टर उसके हाथ में होगा, क्योंकि सभी परीक्षाओं में जीके लगेगा। फर्स्ट पेपर जो है सब्जेक्टिव है, और आपका सेकंड और थर्ड पेपर जहां भी जीके का जैसे ही बनता है, कईयों में फर्स्ट पेपर है, कईयों में थर्ड पेपर है, कईयों में सेकंड पेपर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सब्जेक्ट और जीके पढ़ना है, 2 पेपर आपको तैयार करने हैं। तो अब फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है वो सबसे पहले है, तो हमारा नैतिक कर्तव्य ये बनता है कि हम फर्स्ट ग्रेड के लिए रणनीति किस प्रकार से बनाएं। तो यहां देखिए दोस्तों, 23/6/2025 से 6/7/25 के लिए हमारा पहला जो दायित्व है वो फर्स्ट ग्रेड का है कि हम इसकी रणनीति कैसे बनाएं। तो मैं छोटी सी एक रणनीति आपको बताता हूं, जिसमें हम आसानी के साथ इस लक्ष्य को कैसे भेज सकते हैं। अब पाठ्यक्रम भी आरपीएससी संशोधित पाठ्यक्रम भी जारी कर देती है, पहले भी जारी किया है। छोटी मोटी रचनाएं हिंदी के दृष्टिकोण से, कुछ कहानियां बदल देते हैं, उपन्यास नाटक निबंधों में थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है, वो कोई विशेष फर्क उससे नहीं पड़ता। हमारे यहां देखा जाए तो सबसे जो पहला बिंदु होता है वो है, सबसे जो पहला बिंदु है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आप किस तरह से तैयार करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। यही आपके सिलेक्शन का मुख्य आधार स्तंभ बनता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरा, सबसे अच्छा जो पोर्शन आता है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में देखिए व्याकरण का थोड़ा सा महत्व कम रहता है, बाकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड सब में हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण को आप कितनी शिद्दत से तैयार करते हैं, यह भी एक अहम बिंदु है। तीसरा, काव्यशास्त्र में 2 भाग चलते हैं, एक तो भारतीय काव्यशास्त्र और एक पाश्चात्य काव्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र भी है और पाश्चात्य भी है। अब इन दोनों में आपको मेरिटोरियस प्रश्न मिलते हैं, भारतीय काव्यशास्त्र भी और पाश्चात्य काव्यशास्त्र भी। ठीक है। अब जैसे फर्स्ट ग्रेड की अपन बात करते हैं, और जैसे अन्य हालांकि एसआई में इनमें शिक्षण विधियों का इनका कोई रोल नहीं रहता, साइकोलॉजी का रोल नहीं रहता है। तो शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां ये एक अलग टॉपिक हो गया, और एक आता है भाषा, बोली और भाषा का संवैधानिक रूप, जिसमें
देवनागरी लिपि भी आ गई। भाषा के लिए किए जाने वाले जितने सारे आयोग बने हैं, समितियां बनी है, सिफारिशें की गई हैं, क्या क्या हुआ है, ये तमाम तरह की चीजें इसके अंतर्गत आने वाली। तो एक खाका अपने को इस तरह से तैयार करना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे पढ़ना, और फिर हिंदी व्याकरण की कौन सी पुस्तकें किस प्रकार से पढ़ेंगे, भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र कैसे पढ़ना है, और शिक्षण विधियों का अध्ययन जो हमारे सेकंड ग्रेड में भी काम आएगा, और भाषा बोली उनके क्षेत्र हैं, भाषा विज्ञान का कोई रूप है, या फिर जो भाषा का संवैधानिक रूप है वो किस प्रकार से हमें पढ़ना है, इसके ऊपर हम विशेष विस्तार से चर्चा करते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये हमें अलग अलग ग्रंथों से अलग अलग तरीके से पढ़ना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नगेंद्र है, गणपति चंद्रगुप्त है, रामकुमार वर्मा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी है, बच्चन सिंह है, नामवर सिंह है, डॉक्टर सुमन राजे हैं, अद्यतन जानकारी है, बहुत सारी चीजें हैं। हिंदी व्याकरण में देखिए हमेशा एक मुकम्मल व्याकरण की आज भी एक कमी है। आज भी किसी भी व्याकरण की पुस्तक को मुकम्मल पुस्तक नहीं कहा जा सकता। हम हरदेव बाहरी को भी पढ़ते हैं, कामता प्रसाद गुरु को भी पढ़ लेते हैं, तारकनाथ बाली को भी पढ़ लेते हैं, और हमारी जो राज्य सरकार का पाठ्य पुस्तक मंडल है उनको भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी उनमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में कोई कमी है। फिर बाजार में जो बाजारू सामग्री है उसमें भी आप सामग्री को ला ला के पढ़ लेते हो, वहां भी मुकम्मल चीजें नहीं है, भ्रामक चीजें ज्यादा है। अब कट कॉपी पेस्ट करके लोगों ने खूब सारी व्याकरण निकाल रखी है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां बहुत तरह का भ्रम फैलाया गया है, तो उनको भी हमें सॉर्ट आउट करते हुए चलना है। तो यहाँ क्योंकि हर परीक्षा में देखिए कि 10 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं, 22% भी फर्स्ट ग्रेड में डिलीट हुए हैं, ये सब आपको पता है। तो ऐसी नौबत क्यों आती है? नौबत का कारण ये बाजार है। बाजार में चीजें प्रामाणिक रूप से उपलब्ध हों ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। और भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इसके लिए भी हमें अलग अलग ग्रंथों से अध्ययन करना पड़ता है, ये भी हम करेंगे। शिक्षण विधियों की भी अलग अलग पुस्तकें आती हैं, अलग अलग पुस्तकों में किस में कौन सा टॉपिक अच्छा है, उन सब का समाहार करते हुए हम पूरा सम्यक रूप से अध्ययन करने वाले हैं। हमने नाम भी इसीलिए रखा है कि सम्यक हिंदी का मतलब समग्र हिंदी को समायोजित करते हुए हम अध्ययन करेंगे, अलग अलग ग्रंथों से करेंगे। और जो चीज जिस ग्रंथ में उपलब्ध है, अच्छी है, मैं बाकायदा आपको ग्रंथ के साथ में ही आपसे वार्ता करूंगा कि ये ग्रंथ है, इसमें ये चीज अच्छी लिखी हुई है और ये परीक्षा के लिए उपयोगी है, ये मानक हमारे जो मूल जो प्रश्न है उन पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। भाषा बोली क्षेत्र और भाषा का संवैधानिक रूप है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली है, कौन सी भाषा है, भाषा का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, हमारे भाषा परिवार कैसे थे, विश्व 13 भाषा परिवारों से किस प्रकार से एक विस्तार को पाता हुआ आगे बढ़ा है। तो आज हमारे सामने हिंदी का एक सम्यक रूप जो है उसको हम साहित्यिक दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से या शास्त्र की दृष्टि से, भारतीय शास्त्र हो चाहे पाश्चात्य शास्त्र हो, और भाषा का संवैधानिक रूप हो, इन तमाम तरह की उस जो बाजार में जो प्रामाणिक चीजें उपलब्ध हैं, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं, उनमें भी जो त्रुटियां हैं उनको हम त्यागते हुए इसका अध्ययन करेंगे, इस पर विचार विमर्श विस्तार से किया जाएगा। तो मैं सम्यक हिंदी की तरफ से डॉक्टर केसी बबेरवाल आप सब लोगों को ये जो तिथियां आपके सामने प्रस्तुत हुई है इसके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आगामी जो भविष्य है उसके लिए विशेष रणनीति के साथ मैं आग्रह करता हूं कि हम सब सफलता की ओर उन्मुख होंगे। जय हिंद।